और उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं और चांदनी। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक चिट्ठी से बवाल मचा हुआ है। चिट्ठी पीसीएस अफसरों से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में 2002 बैच के कई पीसीएस अफसरों के आईएएस में प्रमोशन के लिए 27 जून को सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही एक शिकायती पत्र ने पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी है। 2004 बैच के अफसरों के नाम से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के नाम प्रमोशन लिस्ट में रखे गए हैं जो इसमें प्रमोशन के लिए पात्र नहीं हो सकते। एक अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप का भी हवाला दिया गया है। हालांकि जिन 12 पीसीएस अफसरों के नाम से पत्र भेजा गया है, उन्होंने इसे फर्जी करार दिया गया है। देहरादून के एडीएम एसके बरनवाल, चमोली के सीडीओ ललित नारायण मिश्रा, एडीएम अभिषेक त्रिपाठी ने फर्जी लेटर को लेकर बकायदा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। वहीं अब संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजकर मामले को मीटिंग से पहले शॉर्ट आउट करने के लिए कहा है। उत्तरकाशी में नौगांव के कड़ाऊ गांव के रितेश सेमवाल पर तमिलनाडु में एसिड अटैक हुआ है, जिसमें वो 40% झुलस गया है। वहीं रितेश के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे को देहरादून लाकर इलाज कराया जाए। रितेश के परिवार की माली हालत काफी खराब है और रितेश रोजगार के लिए तमिलनाडु के झिल्लूर गया हुआ था, जहां अज्ञात लोगों ने उस पर एसिड अटैक कर दिया। मैं इस मामले के बारे में 19 तारीख को पता चला जब मैंने फोटोज देखी, जो वहाँ से फोटोज आई थी। लड़का है बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ है। अभी हमें पता नहीं एसिड डाला है, पेट्रोल है, क्या है। हम ये चाहते हैं इसमें कि जो लड़का है इनके माँ के बहुत बुरे हाल हैं, दादी है इनके बेचारे, उनके बहुत बुरे हाल हैं, पिताजी के बुरे हाल हैं। तो ये चाह रहे हैं कि इसमें जो है लड़के को सब कुछ देहरादून रेफर किया जाए और इसका जो सरकार की तरफ से पूरा ट्रीटमेंट हो। नैनीताल में नाव चालक और पर्यटकों में खूब लाठी डंडे चले हैं। नाव में बैठने और नाव को कुछ देर झील में रोकने को लेकर ये दोनों गुट आपस में लाल पड़े। लड़ाई वहां पर हुई है। दोनों के बीच में नाव चालकों और पर्यटकों की झील में गुत्थम गुत्था भी हुई है, जिसके बाद एक व्यक्ति तो झील में गिर गया। इसी तरह वह ऊपर आया, फिर क्या था, झील किनारे महासंग्राम छिड़ गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नाव के चप्पू से एक दूसरे पर हमला हो गया। हालांकि पर्यटक और नाव चालक एक दूसरे की गलती बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। समिट के लिए देश भर में 6 रोड शो होंगे, तो विदेश में दुबई और सिंगापुर में रोड शो कर इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया जाएगा। इन्वेस्टर मीट के नोडल अफसर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि सिंगापुर, दुबई में ऐसे निवेशक हैं जो अपना व्यापार दूसरे देशों में तेजी से विस्तार करना चाहते हैं। सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए जुलाई में रोड शो की श्रृंखला शुरू करने जा रही है। ये टेंटेटिवली डिसीजन लिया हुआ है कि दिसंबर के सेकेंड वीक में हम लोग इन्वेस्टर समिट को करेंगे और इसमें चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुविधा अनुसार तिथि हमें मिल जाए, तो इसलिए तिथि को हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और हमारी जो जितने रोड शोज़ होनी है, तो रोड शोज़ हम विद इन द कंट्री 5 या 6 करेंगे और आउटसाइड द कंट्री 2 रोड शोज़ करेंगे। ये रोड शोज हम लोग जुलाई के सेकेंड वीक से प्रारंभ करना चाह रहे हैं। सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क शुरू हो गया है। कैबिनेट की रिक्त पड़ी 4 सीटों को भरा जाना है, तो चर्चा यह भी है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों अपने महासंपर्क अभियान में बिजी है, जो 30 जून तक चलेगा। सीएम पुष्कर धामी भी संकेत दे चुके हैं कि 30 जून के बाद इस सिलसिले में बातचीत होगी, यानी कि जुलाई में धामी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। जाहिर है इन पदों पर 4 नए चेहरे आएंगे, लेकिन मौजूदा मंत्रियों में भी परफॉर्मेंस के आधार पर कांट-छांट हो सकती है। कुछ हैवीवेट मंत्रियों के विभागों में बदलाव तो तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में बहुत स्पष्ट कर दिया है और हम बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है। महासंपर्क अभियान के बाद
केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत होगी। मंत्रिपरिषद के 4 पद रिक्त हैं, दायित्वधारी की नियुक्ति होनी है। इन सब विषयों पर पार्टी महासंपर्क अभियान के बाद नेतृत्व से बात करके यथा समय इस सब विषयों पर चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी दायित्वधारी हों चाहे मंत्रिपरिषद के सदस्यों में नए जो 4 पद रिक्त उनको भरने का विषय, सब विषय पर निर्णय लेंगे। कैबिनेट में शामिल मंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। यदि ऐसा हुआ तो कैबिनेट विस्तार में एक कार्य को लोकसभा तैयारी के लिए मुक्त किया जा सकता है। ऐसे में उनकी जगह किसी दूसरी महिला विधायक को एंट्री मिल सकती है। पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि सतपाल महाराज के पास पहले ही लोक निर्माण विभाग जैसा हैवीवेट मंत्रालय मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से लोकसभा का कौन व्यक्ति उम्मीदवार होगा, कौन व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है कैंडिडेट तय करना या संबंधित किस व्यक्ति को हम इस योग्य समझते हैं, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और जिस किसी को भी जिम्मेदारी मिलती है, हम सबका काम यही होता है कि उनको जिताना, कमल का फूल खिलाना। 4 नए चेहरों में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों और यूथ के आधार पर चेहरे तलाशे जाने की चर्चा जोरों पर है। लिहाजा कैबिनेट के विस्तार की एक सूचना ने कईयों की दिल की धड़कन तेज कर दी है। अब सभी की नजर 30 जून के बाद होने वाली सियासी गतिविधियों पर लगी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में योग किया। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए सभी को रोज योगा करना चाहिए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि योग, ध्यान और अध्यात्म का केंद्र जागेश्वर बनेगा। सीएम धामी ने जागेश्वर धाम से योग के 5 संयोजन का भी जिक्र करते हुए योग ज्ञान रूपी धरोहर है। सीएम ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संयोजन है। केवल खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सामने करेंगे और सर्वप्रथम तो इस स्थान पर योग करना अपने आप में भगवान की बड़ी कृपा है। मैं आज इस दिवस पर पूरे उत्तराखंड वासियों को, सबको योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जागेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बाबा हम सब लोगों के सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न करवाएं और जो हम लोगों ने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें हम सबको ऊर्जा और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं इससे पहले सुबह सीएम धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ कई लोगों ने योग करके इस दिन को खास बनाया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बाबा रामदेव के साथ आज 9वां इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर योग करते दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में लोगों ने योग किया है। बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारी, अधिकारी और तीर्थ यात्रियों ने योग किया और इस दौरान सभी ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर को साफ रखने का संकल्प भी लिया। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पुरोहितों और यात्रियों ने मंदिर परिसर में योग किया है और इस योग को लेकर यात्रियों में खूब उत्साह भी देखने को मिला। हरिद्वार हर की पैड़ी पर भी योग किया गया, जिसमें स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं गंगा सभा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी सभी को योग अपनाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। वहीं नैनीताल में भी योग दिवस के मौके पर सुबह 7 बजे से फ्लैट्स मैदान में आयुष विभाग ने योग महोत्सव आयोजित किया। इस दौरान योग गुरुओं ने सभी को निरोगी रखने के लिए टिप्स दिए और रोजाना योग करने की सलाह दी। इसके साथ ही चमोली में भी लोगों ने योग किया। योग दिवस के अवसर पर टिहरी जिले में भी कई जगहों पर योगा का आयोजन हुआ। वहीं बागेश्वर में भी लोगों ने योग किया।
केदारनाथ में सोने की परत गायब होने के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सोना सिर्फ अम्लराज से ही गल सकता है और केदारनाथ में सोना पानी से गलता जा रहा है। इससे वहां पर पंडा पुरोहितों को शक हुआ कि सोना है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इसको लेकर जांच कराई जानी चाहिए। गलाने के लिए उचित मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है, जो हमें 9-10 में पढ़ाया जाता था। तब जाके सोना गल सकता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से न गलता हो, जो सल्फ्यूरिक एसिड से न गलता हो, वो जो है पानी से गल रहा है। तो हमें शंका हो रही है, तीर्थ पुरोहितों को शंका हो रही है और हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसकी जांच हो भाई, क्या है ये सोना है कि कोई और चीज है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बदले जा सकते हैं, इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं। अब सवाल है कि क्या किसी युवा नेता को ही फिर उत्तराखंड का प्रभारी बनाया जाएगा या फिर एक बार किसी सीनियर को कमान सौंपी जाएगी। पिछले 3 साल से उत्तराखंड कांग्रेस के इंचार्ज का काम देख रहे देवेंद्र यादव की जगह किसी नए नेता को ये काम सौंपा जा सकता है। देहरादून से लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर तक प्रभारी बदले जाने की चर्चा है। दिल्ली के रहने वाले देवेंद्र यादव अब तक उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के प्रभारी रहे। यादव की निगरानी में ही कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मैनेजमेंट के बावजूद कांग्रेस बड़े नेताओं के आपसी झगड़ों से चुनाव हार गई। इसी के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच तल्खियां भी बढ़ती गईं। मांग उठने लगी कि हार के बाद प्रभारी को बदला जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब चर्चा है कि उत्तराखंड कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है। वहीं जातिगत समीकरणों के साथ किसी ब्राह्मण नेता को उत्तराखंड का इंचार्ज बनाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कौन बदला जाएगा और कौन बनेगा, ये फैसला हाईकमान करेगा। हालांकि उत्तराखंड में इस तरह की चर्चाएं आम हैं। देखिए, तो मेरे बदलने की जो अटकलें हैं वो पिछले 1 साल से लगातार हर महीने बदल रहा हूँ मैं। उसी तरीके से प्रभारी जी के लिए भी बातें आ रही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है और सामान्य प्रक्रिया है। कई अध्यक्ष आए, कई गए, कई प्रभारी आए, कई प्रभारी गए और नई जिम्मेदारियां मिलती हैं। हम लोग सिपाही हैं, जहां लगाया जाएगा जिस मोर्चे पर उस पर जाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरुआत में बड़े सीनियर नेताओं को प्रभारी बनाया। मसलन गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी जैसे नेता प्रभारी रहे, लेकिन पिछले 2 बार से नए चेहरों जैसे अनुग्रह नारायण सिंह और देवेंद्र यादव को काम सौंपा गया। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कम अनुभव और उम्र के चलते उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रभारियों को हल्के में लिया, जिसका नुकसान हुआ। सवाल पूछने पर सीनियर नेता ने इस पर सीधी चुप्पी साध दी और आगे क्या होगा इस पर भी कुछ नहीं कहना चाहते। और जहां तक पार्टी के प्रभारी के बदलाव का सवाल है, प्रश्न है, आपने किया है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी संगठन, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह के निर्णय लेता रहा है। चुनाव भी करीब है, नजदीक है, लोकसभा का चुनाव है, हमारे स्थानीय निकाय चुनाव है। 2014 के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई और किसी भी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के लिए उत्तराखंड में पार्टी को चुनाव जिताना बड़ी चुनौती है। ऐसे में देवेंद्र यादव भले ही बदल दिए जाएं, लेकिन नए प्रभारी के लिए उत्तराखंड कांग्रेस में माहौल को कंट्रोल करना और चुनाव जिताना एक बड़ी चुनौती ही होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में हो रहे लैंडस्लाइड यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा आ रहा है। छिनका के पास मलबा आने से हाईवे बंद हो गया था, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया है। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम भी लग गया था। हालांकि लैंडस्लाइड जोन में जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। मॉनसून सीजन को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर बरसात में खचड़ा नाले के पास हाईवे बंद हो जाता है, लिहाजा प्रशासन ने लामबगड़ में खचड़ा नाला और उसके पास की सड़क को भी ठीक कर दिया है। इसके साथ ही नाले के ऊपर बड़ा पुल बनाया गया है, जिससे बरसात के सीजन में यात्रियों को सहूलियत होगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में जमकर हंगामा हुआ है। गंगोत्री धाम में दूसरे समुदाय के एक शख्स को लोगों ने पकड़ लिया है। साधु के वेश में शख्स घूम रहा था। लोगों को उस पर शक हुआ तो उसकी आईडी चेक की तो वो मुस्लिम समुदाय का निकला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में यात्रा पड़ाव पर अवैध शराब की बिक्री नहीं रुक रही है और आलू की बोरियों में छुपाकर शराब की तस्करी की जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आलू की बोरी में शराब की बोतलें छुपाई गई हैं। वहीं पूरे मामले की पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। ये देखिए सब्जी के कट्टे के अंदर दारू यात्रा में, ये देखिए पूरे कट्टे में दारू भरी हुई है। ये देखिए आप देखना ये होगा यात्रा पड़ाव पर अवैध शराब की सप्लाई किस तरीके से हो रही है, इसका भंडाफोड़ हुआ है। शराब सप्लाई का भंडाफोड़ किया गया कि आलू की बोरियों में शराब की तस्करी वहां पर हो रही है। हरिद्वार के घर में विशालकाय कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया है। बिल्केश्वर कॉलोनी के एक घर में अचानक विशालकाय कोबरा नजर आया है, जिसके बाद घर के लोगों में हड़कंप मच गया और घर के एक कोने में कोबरा छिपा हुआ था। वहीं घर के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कोबरा का रेस्क्यू करके उसे जंगल में छोड़ दिया है। 16 फीट लंबा कोबरा बताया जा रहा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।